आपका और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ राजीव यादव होंगे ऑरिगो कमोडिटीज़ के, जिनसे हम मस्टर्ड को लेकर ग्राउंड की रिपोर्ट लेंगे, साथ ही व्हीट की रिपोर्ट लेंगे। और साथ ही आज हमारे साथ करेंसी मार्केट पर बात करने के लिए एक और मेहमान है, अमित पवारी हैं, एमडी है सीआर फॉरेक्स के। लेकिन चलिए सबसे पहले हम चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में गिरावट अब तेज होती दिख रही है। रवि जी, क्या हो रहा है चांदी में? करीब करीब 1000 रुपये एमसीएक्स पर गिरावट दिख चुकी है। क्या ऊपरी स्तरों पर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों ये गिरावट आ रही है सर? रवि जी। एंड जो रीजन है वो रीजन आई थिंक कि आपने जो बताया कि हायर लेवल पे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस था और लगातार 70,400-500 से ये 4 to 5 टाइम यही साल में ऐसा हुआ है कि चांदी में एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। और इस हिसाब से जब भी 70,000 के ऊपर चांदी आते हैं तब थोड़ा इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और यही रीजन है जिस हिसाब से हायर लेवल से बड़ी मुनाफा वसूली रही। एंड पर्टिकुलर चाइना के जो कंसर्न है वो थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट को पसंद नहीं आए। एंड चाइना बिंग लार्जेस्ट कंज्यूमर, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडस्ट्रियल डिमांड, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक रीजन हो सकता है। बट ये लेवल पर जो सेलिंग नहीं लग रहा है, ये लेवल पर अगर 8,000 हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय करें 67,000 के साथ। अपर साइड मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 69,500 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो अभी ज्यादा मुझे लगता है कि बिग वाले में रिस्क फेवरेबल नहीं है। यानी ये व्यू है चांदी को लेकर। हालांकि आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही थी, मैं सही तरीके से नहीं सुन पाया आपके जवाब। पता नहीं दर्शक तक ये जवाब गया कि नहीं। लेकिन एक सवाल है, जय से ले लेते हैं। किशन है नासिक से। जय, इनका सवाल है कि चांदी इन्होंने 68,800 पे लॉन्ग कर रखा है, इनके लिए क्या सलाह होगा? क्या लग रहा है चांदी में जो आज जो गिरावट आई है, हो सकता है कि इनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, डर लग रहा होगा कि फंस तो नहीं जाएंगे। हालांकि अभी इनके भाव के आसपास ही है, क्या इनको ऊपर की तरफ निकलने का मौका मिलेगा क्या? नमस्कार। देखिए, चांदी का काफी टाइम के बाद में एक रिवर्सल जैसा दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन यहाँ से पेंडिंग है। एक बार के लिए अगर 2-3 दिन का व्यू है तो डेफिनेटली एग्जिट करके चलना चाहिए। और अभी इनके कॉस्ट के अराउंड ही चल रहा है, वहां से लगभग थोड़ा नीचे जरूर है, बट फिर भी एग्जिट करके चल रहा है। नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे और नीचे में मुझे लग रहा है कि 67,500 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 2-3 दिन में देख सकते हैं। अगर इनका व्यू अगर 2-3 दिनों से ज़्यादा है, अगर ये नहीं निकलने का इनको आज मौका मिलता है, तब क्या सलाह देंगे? मान लीजिए अगर 1 हफ्ते रुकना है तो क्या 1 हफ्ते में भाव इनके आ जाएंगे और क्या स्टॉप लॉस लगा ले? दोनों सिनेरियो बता दीजिए। देखिए, पोजिशनली तो डेफिनेटली हमारा भी व्यू चांदी में तेजी का ही है। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीने के व्यू से तो 75,000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं चांदी में। तो अगर पोजिशनल व्यू है तो 66,000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वहां तक ये रिस्क मैनेज कर पाते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और लगभग 67,000 66,500 के अराउंड आता है, तो वहां पे एवरेजिंग के लिए भी देख सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, महेंद्र हैं सूरत से। ये जानना चाह रहे हैं महेंद्र जी कि सोना क्या अगले 15 दिनों में या 1 महीने में 52,500 रुपये तक नीचे की तरफ आ सकता है क्या? रवि जी, क्या लग रहा है, उम्मीद करें 52,500 तक आने की गोल्ड में? उम्मीद कम रखनी चाहिए। मुझे ज्यादा वीकनेस के चांसेस अभी गोल्ड में नहीं दिख रहे। पर्टिकुलर हायर लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, बट जितना इंटेंसिफाई सिल्वर में हुआ है, सिल्वर में जो 2000 पॉइंट से ज्यादा की मंदी 2 ट्रेडिंग सेशन में आई है, आप अगर गोल्ड में देखें तो 400 पॉइंट्स की भी मंदी नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा करेक्शन आना चाहिए इस साल में। गोल्ड में अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस मुझे काफी कम दिख रहे हैं। तो अगर कुछ भी गिरावट में 54,500 भी मिले तो मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। मुझे ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रहे, बाइंग का मौका रहेगा नीचे। अपर साइड मेरा मानना है कि गोल्ड में यही साल में 57,000 तक के लेवल दिखने चाहिए। और मैंने स्ट्रेटेजी भी बाई की दी है, अगर इंट्राडे व्यू है तो भी मेरे हिसाब से 54,120 का स्टॉप लॉस लगा के
54,000 इसके टारगेट के लिए बाय। अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें, अनुज का सवाल है। जय, क्या सलाह देंगे गोल्ड में इंट्राडे के लिए? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि गोल्ड में जो ताजा जो यहाँ पे मुनाफा वसूली हो रही है, कहां तक नीचे की तरफ गोल्ड आ सकता है? देखिए, गोल्ड पॉजिटिव ही व्यू है और इनफैक्ट इंटरडे में अच्छा खासा एक करेक्शन हो गया है। यहाँ से और अगर थोड़ा करेक्ट होता है 55,400 के लेवल तक आता है तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा, वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए इंट्राडे के लिए भी, और आने वाले 2-3 दिन के लिए भी व्यू पॉजिटिव है। तो 55,400 के अराउंड बाय करें, 55,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 56,200 तक के लेवल हम लोग आने वाले 3 से 4 दिन में देख सकते हैं। मार्केट पर भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में करेंसी का भी काफ़ी प्ले है, और जिस तरह के भाव दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को जो गोल्ड और सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह रुपए की कमजोरी भी रही है। इस पर बात करने के लिए अमित पवारी हैं हमारे साथ, एमडी हैं सीआर फॉरेक्स के। अमित जी, मेरा सवाल ये होगा कि डॉलर में जिस तरह की वीकनेस आई थी हाल के दिनों में, उस तरह की मजबूती हमने रुपए में नहीं दिखी। क्या वजह हुआ कि रुपया उस तरह से मजबूती नहीं दिखा पाया? हालांकि आज के सत्र में मजबूती दिखी है 25 पैसे की। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है सर रुपए में, और आगे क्या हो सकता है? राइट, आपका सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपने अगर हम 3 नवंबर को देखेंगे तो उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स जो था 114 के आसपास में चल रहा था। फिर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया, वहां पे उन्होंने एक की सपोर्ट जो था 109.5 का तोड़ के डॉलर इंडेक्स 103 तक आ गया। 3 नवंबर को जो रुपया था वो 83.25 था। अगर हम उसी टाइम पे बाकी सब चीजें देखेंगे, वहां से कच्चा तेल जो है करीब करीब 15 से 20% नीचे आ गया। चाइनीज करेंसी जो था 7.35 का वो 6.87 आ गया, करीब करीब वो भी 8-9% गिर गया। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड जो था वो भी 4.24 का बना के 3.70 भी चल रहा है, उसमें भी नेगेटिविटी था। प्लस अगर हम एशियन करेंसीज की बात करते हैं तो जापानीज येन जो था वो भी 150 के लेवल से 130 के आसपास में आया था। तो हमको दिख रहा था कि बाकी सब जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है, एशियन करेंसीज है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं और अपना जो रुपया है वो वीक था। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने ऑयल के इंपोर्ट के लिए बाइंग कर रही थी। अब हमको लगता है कि जैसे ही ये 82.42 का लेवल टूटेगा तो हमको करीब करीब एक 82 का फर्स्ट टारगेट पकड़ सकते हैं, सेकंड टारगेट पकड़ सकते हैं 81.50 का, और फाइनल टारगेट पकड़ सकते हैं 81 का। जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो हेज करके रखे 82.40 के ऊपर जो भी उनको मिलता है वो बोनस है, वो उनको हेज करना चाहिए। और इंपोर्टर्स के लिए हम सलाह देंगे कि भाई आप वेट करें, आपको लोअर लेवल्स ऑफ 82, 81.50 और 81 मिलेंगे। ये एक्सपोर्टर सबसे पहले काम तो यही करे कि आप हेज करके जाए। और एक अच्छा आपने ये कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए जो डॉलर की डिमांड थी उससे यहाँ पर दबाव दिख रहा था और वही रुपए को नीचे की तरफ, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि रुपए में यहाँ पे अच्छी मजबूती होगी। सर, क्या ये मजबूती जारी रहेगी? क्या लग रहा है आपको 80 के नीचे का लेवल भी देखने को मिलेगा डॉलर के मुकाबले रुपए में? अमित जी। हाँ सर, अगर हम बाकी सब करेंसीज को देखेंगे और डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, क्रूड को देखेंगे, सर अगर $10 क्रूड नीचे आता है तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 40 बेसिस पॉइंट से कम होता है। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से कम होता है और ग्रोथ जो है वो 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है। अगर क्रूड का लेवल इसी तरह नीचे रहा अगले 2-3 महीने तक तो हमको लगता है जो लेवल आएगा मार्च तक डॉलर रुपये का, वो हम ये समझ सकते हैं कि 79.5 और 80 का जो एक लेवल है वहां पे रुपया आना चाहिए। अगर 79.5 अगर टूटता है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि बॉस क्या ये 77 की तरफ जाएगा कि नहीं। लेकिन अभी तक जो हमारा हाउस व्यू है वो ये है कि 83.20 जो है वो टॉप बन चुका है और इसका डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए अपना, और यहाँ से 79.5 और 80 के तरह का संभावना है बाय द मंथ ऑफ मार्च 2023 तक हमको 79.5 और 80 का लेवल मिल सकता है सर।
कन्विक्शन के साथ और सही डेटा के साथ आप बता रहे हैं कि 79.5 तक भी नीचे की तरफ जा सकता है और यहाँ से रुपए में मजबूती की संभावना ज़्यादा दिख रही है। CR फॉरेक्स का व्यू है, इनका इन हाउस व्यू है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। चलिए वापस से हम कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे थे और कई सारे दर्शकों के सवाल हम ले रहे थे। अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय चाह रहे हैं। जय, कॉपर पर आपकी राय क्या है क्रिश के लिए? देखिए कॉपर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 730 से 735 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो 715 के अराउंड बाय करना चाहिए और 707 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगले दर्शक है विशाल हैं सूरत से। रवि जी आपसे सवाल होगा, दो सवाल हैं इनके। पहला सवाल है नेचुरल गैस, इन्होंने खरीदा है 345 रुपये 50 पैसे में। उम्मीद होगी कि जिस तरह की गिरावट दिखी है महीने भर में, उस गिरावट की उम्मीद में कि अब यहाँ से नहीं आएगी गिरावट। हालांकि ऐसा ट्रेंड, जब इस तरह के ट्रेंड होते हैं तो गिरावट की कोई सीमा नहीं होती कि कहाँ तक बाजार गिरेगा। और दूसरा, जिंक में क्या करना चाहिए? पहले रवि जी नेचुरल गैस में बताइए क्या करें, जिस तरह का सेल ऑफ हम देख रहे हैं। यूरोपियन गैस 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं और तमाम तरह के फैक्टर्स वहाँ पर दबाव बनाए। स्टोरेज की कोई दिक्कत है नहीं, 5 साल के औसत से ज़्यादा स्टोरेज है। इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर ही है, साथ ही ऑल्टरनेटिव एनर्जी का जो उत्पादन फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में हुआ है उसका भी फायदा है। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस में ये गिरावट और बढ़ेगी या इनकी बाइंग की जो लेवल है 342 रुपये 50 पैसे सही है, बने रहें? अगर ऑप्शन से ये ट्रेड होता तो डेफिनेटली सही था एंड व्यू भी सही था। इतना ज्यादा करेक्शन हुआ है तो आई थिंक थोड़ा रिट्रेसमेंट के पार्ट से शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, बट आई थिंक फ्यूचर में थोड़ा रिस्क ये बन रहा है क्योंकि वहां पे 40-50 पॉइंट की तेजी मंदी जल्दी आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आज होल्ड करें, आज इन्वेंट्री के नंबर आने हैं, जैसे इन्वेंट्री के नंबर आ जाते हैं तब तक आप होल्ड करें। अपर साइड मेरा ये मानना है कि एक बार आपको नेचुरल गैस में एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग 370 तक के लेवल मिल सकते हैं। 340 के नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगा के आप ये पोजीशन होल्ड कर। स्टॉप लॉस क्या बोले हैं रवि जी? ऑडियो आपका बीच-बीच में डाउन हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। 340 इज अ स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस। बाइंग लेवल के बेहद ही पास का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, अच्छी बात है। और हालांकि भाव भी आपके बाइंग लेवल के आसपास ही है। 340 का स्टॉप लॉस सर, कहीं स्विंग मूवमेंट में कहीं नीचे का स्टॉप लॉस ना ट्रिगर हो जाए, 3 रुपए का ही फर्क है। हाँ, मैंने क्लोजिंग बेसिस पे बोला कि आज का क्लोज अगर 340 के नीचे आता है तो आपको एग्जिट हो जाना है। क्या टारगेट है सर? जिंक में भी ये कुछ करना चाह रहे हैं, ट्रेड लेना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे जिंक में रवि जी? मुझे क्वेश्चन है। हाँ रवि जी आपसे ही सवाल है। जिंक में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट है और काफी नेगेटिविटी जिंक ने अपने डाइजेस्ट करके 268 का लेवल है वो काफी अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया है। इन्वेंट्री के सीरियस इश्यू लंदन मेटल एक्सचेंज में जिंक पे है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे बाय करना चाहिए। 268 का स्टॉप लॉस लगाए, अपर साइड 275 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 68 पहला काम, स्टॉप लॉस लगाइए, फिर वेट करें 275 के लिए बाइंग की सलाह। इसके बंसल है ग्वालियर से, क्रूड इन्होंने 6,450 रुपए में खरीदा है। जय, क्या सलाह देंगे? 2 दिनों में 9.5% की गिरावट आने के बाद यहां पर रिकवरी अब दिख रही है। क्या इनकी बाइंग की पोजीशन ठीक है? अब इनको इंतजार करना चाहिए कि अब अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, अब यहां से रिकवरी आएगी? देखिए क्रूड में 6050 6070 ये एक जोन में अच्छा सपोर्ट जरूर है और मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक जरूर पॉसिबल है, बट इनका बाइंग लेवल काफी ऊपर का है तो मैं इनको अभी तो होल्ड करने की सलाह दूंगा। 6050 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के रखें, पर अपसाइड में 6300 के अराउंड आते तो वहां पे थोड़ा सा देखने के लिए रहेगा कि कैसा मोमेंटम होता है उसके बाद में, और आज जो इन्वेंट्री है उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो एज ऑफ नाउ होल्ड रखे, 6300 के अराउंड आता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। ओके, अभी होल्ड करना चाहिए। चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से। धनिया अप्रैल वायदा पर राय जानना चाह रहे हैं, मार्च तक ये होल्ड कर सकते हैं? अगर मार्च तक होल्ड करेंगे रवि जी तो धनिया अप्रैल वायदा का रेंज आप क्या देख रहे हैं? बचे हुए 1.5-2 महीने जो हैं मार्च तक के, 2 महीने 2.5 महीने के लिए क्या रेंज देख रहे हैं? बेसिक रेंज मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि 7800 से लेके ऊपर 8500 तक के रेंज में धनिया में व्यापार हो सकता है। आई थिंक अगर आपका होल्ड है 7800 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, बट 8500 के करीब अगर प्राइसेस मिल जाते हैं तो एक बार मुनाफा वसूल कर ले। वो जो भी टाइम मिले, आपको 2 दिन में मिले या 10 दिन में,
जब भी 8500 के करीब प्राइस मिले तो मेरी एडवाइस रहेगी कि धनिया के जो फंडामेंटल्स है अकॉर्डिंग टू दैट ये जीरा के हिसाब से थोड़ा सस्टेन है। अदरवाइज थोड़ा बहुत वहाँ प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ तो अक्रॉस द कॉम्प्लेक्स से इसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 8500 तक रुके, 7800 का स्टॉप लॉस कुछ परसेंटेज वाइज फिर भी गिने तो भी यहाँ से अच्छी तेजी आपको मिलेगी। 5 to 8% तक की तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन सर धनिया का जो अप्रैल का वायदा है उसका भाव तो फिलहाल 8532 है, आपके टारगेट आप जो लेवल बता रहे हैं उसके ऊपर है सर। हाँ, मैंने जो टारगेट बताया करंट कॉन्ट्रैक्ट बताया, बीच में शायद आवाज नहीं आ रही थी, तो आपका 9000 तक का लेवल रहेगा। 9000 का अगर आप अप्रैल फ्यूचर में होल्ड कर रहे हो तो 9000 तक के लेवल में आप होल्ड करें। 8280 का स्टॉप लॉस आप जरूर से लगाएं। 280 का स्टॉप लॉस 9000 के लिए होल्ड कर सकते हैं। मार्च तक के लिए सलाह है रवि जी के लिए धनिया के कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए अगले दर्शक है पवन है कानपुर से। एल्युमिनियम में जय क्या सलाह दे रहे हैं पवन को? देखिए बेस मेटल ओवरऑल पूरा पैक ही एक बाउंस बैक आया और एल्यूमिनियम का भी 202 201 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये बाउंस और थोड़ा कंटिन्यू होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज अच्छा खासा एक करेक्शन हो गया और ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस जो है ये 208 209 तक के लेवल से कंटिन्यू होना चाहिए। तो बाइंग करके चल सकते हैं। 203 का अच्छा बाइंग लेवल रहेगा, वहां पे एंट्री कीजिए। 201 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 210 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं आने वाले 2 दिन में। मुकेश शर्मा है चांदी 2023 के अंत तक 80,000 हो सकती है क्या? क्या रवि जी आपको लग रहा है 80,000 का लेवल 2023 अंत तक एक साल में? 2 दिन पहले 90,000 बोलते तो भी लोग को काफी कॉन्फिडेंस आ जाता। 2 दिन में जो गिरावट आई है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री का और हमारा नीचे आ चुका है। बट मैंने वैसे भी देखे तो ये साल के लिए 78,000 का टारगेट दिया है। मुझे 80,000 तक कम चांसेस दिख रहे हैं, बट एक बार चांदी 78 तक के लेवल छूनी है। शायद लग रहा है कि ये थोड़ा 15-20 दिन ये थोड़ा वोलेटाइल होगा, बट जैसे साल गुजरेगा आपको एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मेरे ये मानना है कि बुलियन एज असेट क्लास ये साल में सबसे अच्छा परफॉर्म हो सकता है। नीरज जैन है दिल्ली से। सिल्वर मिनी 64,000 रुपए पे शॉर्ट किया है। अब जय क्या करना चाहिए इनको? 64,000 काफी नीचे का भाव है, इनके पास महीने भर का वक्त है, क्या रुक जाएं? देखिए एज ऑफ नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओवरऑल जो ट्रेंड है चांदी का वो पॉजिटिव है। यहाँ से एक जो करेक्टिव मूव है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट तक मुझे लग रहा है आना चाहिए आने वाले 2-3 दिन में। बट उससे ज्यादा बड़ी मंदी मुझे नहीं लग रही है चांदी में, और अगर नीचे के लेवल्स आते तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। तो नीचे लगभग यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट के डिप पे बाइंग करके चलना चाहिए, और इनफैक्ट उनका अगर सेलिंग प्राइस है ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। चलिए अब एग्री मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ ऑर्गो कमोडिटीज से राजीव यादव जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। राजीव जी पहला सवाल मस्टर्ड को लेकर होगा, क्योंकि इस बार बुआई के नंबर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। ऐसे में अब तक की बुआई की रिपोर्ट क्या है? हालांकि कल सरकारी डेटा जारी होंगे, अब तक के डेटा क्या कह रहे हैं और उत्पादन को लेकर आप लोग क्या सेंस कर रहे हैं? आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है उत्पादन पर? में इस बार कम से कम 9 से 10% की पिछले साल के कंपैरिजन में आगे चल रहे हैं, और अभी तक हम 9.42 मिलियन हेक्टेयर्स में सोइंग देख चुके हैं। ये पिछले हफ्ते के नंबर हैं। एज यू राइटली सेड, नए नंबर्स कल तक रिलीज हो जाएंगे। हमारा जो इनिशियल एस्टीमेट है, मौसम के सपोर्ट बना हुआ है, पूरे नॉर्थ में ठंड शुरू हो गई है, विच इज ऑल बेनिफिशियल टू द क्रॉप। Our initial estimates for the crop number would be anywhere between 12 से 12.5 मिलियन टन, जो कि 10 से 12% ऊपर रहेगा पिछले साल से। सर एक अनुमान में पड़ रहा था 110 लाख टन उत्पादन का अनुमान है और 5.2 लाख टन ओपनिंग स्टॉक है और खपत है 110 लाख टन की। तो ऐसे में क्या सप्लाई 115, खपत, तो कैरी ओवर स्टॉक तो कम नहीं रहेगा इस बार मस्टर्ड का? नहीं, इस बार कैरी ओवर स्टॉक तो रहेगा, लेकिन साथ के साथ में ही क्योंकि न्यू क्रॉप में अच्छी सप्लाई आएगी। जो आपका नंबर आप 10 लाख की बात कर रहे हो, आई मीन 10 मिलियन की बात कर रहे हो, हम 120 मिलियन की, आई मीन 12 मिलियन मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं। जो अभी भी हमारा अनुमान ये है कि पिछले साल से जो मौसम का सपोर्ट है, जो सोइंग की एकरेजेस हैं, उन सबको देख के प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और सप्लाई बहुत ही अच्छी बनी रहेगी पूरे मार्केट में। तो अब ओवरऑल इट शुड हेल्प द डोमेस्टिक मार्केट टू कीप द ऑयल प्राइसेस अंडर चेक। सर अब बात कर लेते हैं जीएम मस्टर्ड की, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी काफ़ी चर्चा में है
और लग रहा है अगर हमें यील्ड को अगर बढ़ाना है, अगर देश में अगर हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना है तो हमें इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो आपका टेक क्या होगा एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अभी कुछ दिनों पहले ये हम ग्लोब ऑयल में भी थे गोवा में, वहां पर भी मेरा बहुत क्लियर सपोर्ट था। एक वहां पे दो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, एक अपोजिशन में बैठे हुए थे इस टॉपिक को लेके। मैं प्योरली जीएम सीड के फेवर में हूँ। जीएम क्रॉप के जो इनिशियल ट्रायल्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल क्रॉप्स के कंपैरिजन में 28% यील्ड ज़्यादा आ रही है। एंड उससे ओवरऑल ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी। तो मैं तो पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। ओके सर, और एक और आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत में 2022 में 1270 किलो प्रति हेक्टेयर सरसों का उत्पादन हुआ था। वहीं कनाडा में इससे डबल यानी 2500 किलो प्रति हेक्टेयर तक सरसों का उत्पादन हुआ था, क्योंकि वो जीएम टेक्नोलॉजी की सीड्स इस्तेमाल करते हैं। तो यील्ड अगर बढ़ाना है, बढ़ते पॉपुलेशन, बढ़ती खपत को अगर आपको पूरा करना है तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। राजीव जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे होगा व्हीट को लेकर। क्या लग रहा है व्हीट को लेकर चिंता है? क्योंकि स्टॉक हालांकि सरकार का जो तय लिमिट रहता है उससे ऊपर जरूर है, लेकिन अभी भी बफर स्टॉक को लेकर चिंता जरूर है। क्या स्थिति बदलेगी और इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन होगा क्या? नहीं, 100% गेहूं का बम्पर प्रोडक्शन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी करंटली प्राइसेस 28.5 29 रुपए 29.50 टाइप पर केजी के हिसाब से ट्रेड हो रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 30.5 यही रेंज में चलते रहेंगे। बिकॉज अब लोगों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक बहुत बड़ी क्रॉप हमारे सामने आने वाली है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर 97 मिलियन टन थे तो इस बार का प्रोडक्शन इज नथिंग लेस देन 110 मिलियन टन। सो आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक दैट wheat supply is going to improve but not before the availability of the new crop। जी, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस बार। हालांकि मुझे याद है लास्ट सीजन में आप लोगों ने सबसे पहले अलर्ट जारी किया था कि उत्पादन कम रह सकती है और बाद में सरकार को भी डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ा था इस बार। लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक है। उम्मीद करता हूँ जल्द आपकी नई रिपोर्ट आएगी और फिर नए खुलासे आप गेहूं को लेकर करेंगे। मैं एक छोटी सी बात जो मेरी रह गई थी कि ओवरऑल अगर आप जीएम क्रॉप पे मैं वापस जा रहा हूँ, जीएम क्रॉप की अगर आप बात करेंगे तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल का रिडक्शन में बहुत कमी आएगी। और प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड मैं तो और 2 कदम आगे चल के कि क्या हमारे को मस्टर्ड में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करके इम्प्लीमेंट करके क्या हमारे को सोयाबीन की तरफ भी उसी डायरेक्शन में नहीं देखना चाहिए। ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सरकार को या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं मैं वहां तक ये बात पहुंचाना चाहूँ। सबसे बड़ी बात तो सर ये है जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर कि जीएम प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे ग्रोसरी स्टोर्स में केलॉग से लेके बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स हम लाते हैं और वो जीएम टेक्नोलॉजी से भी बने हुए हैं, लेकिन हम उसकी खपत भी कर रहे हैं। अब तक उस तरह का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि हमारे हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ को कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी किस तरह की पाबंदी है और क्या बंदिशें हैं कि इसे लागू अभी तक नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर ही चर्चा है। हालांकि लंबे कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार फिर से इस पर जोर है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला वापस शुरू करते हैं। कुछ और दर्शक हैं जिनके सवाल बचे हुए हैं वो ले लेते हैं। प्रशांत है हमारे साथ, इनका सवाल जीरे पे है, आसनसोल से है। 24,200 रुपये पे लॉन्ग किया है। रवि जी 24,200 की लॉन्ग पोजीशन है, क्या करना चाहिए जीरे में? डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रीमियम भी काफी अच्छे मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक दिन रुके बट अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी आपको 35,500 के करीब एक बार मिल जाता है तो एक बार अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मानना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको 10,000 पॉइंट मीन्स के अगर आप परसेंटेज गिने तो 40% आपके रिटर्न हुआ तो ये रिटर्न कम नहीं है और बेसिक अच्छा रिटर्न और आपने अपने अच्छे प्राइस पे और अच्छे लेवल पे बाय किया और अच्छी लेवल पे आप होल्ड भी किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन एंड आप होल्ड करें बट 35,500 के करीब आता है तो मुनाफा वसूल कर लें। अगला सवाल बहुत छोटा जवाब दीजिएगा रवि जी। दिलीप है नांदेड़ से, कॉटन में कितनी गिरावट दिख रही है यहाँ से आपको? वायदा तो वैसे बंद है बट मुझे यहाँ से बहुत लिमिटेड गिरावट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे लूनार खत्म होगा आपको एक अच्छी डिमांड चाइना की ओर से देखने को मिलेगी तो अभी शॉर्ट ना करें। 27 के बिलो मुझे प्राइस नहीं दिख रहा है, एक बार प्राइस 33,000 तक जाने चाहिए।
शुक्रिया रवि जी आपका, जय आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो स्वदेश विशेष होगा, जहां पर हम बात करेंगे OTT जो गांव की तरफ बढ़ चला है, क्या है उस खास शो में, बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।